और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब, सीनियर माहिर कानून, और आज जो खत भी बल्कि लिखा गया है फैसल सिद्दीकी साहब की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उसके सिग्नेटरी भी सलाउद्दीन साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब। गुफ्तगू का आगाज़ सर इस बात से कि ये जो सेनेट ऐवान बाला से आज 27वीं आईनी तरमीम को मंजूरी मिल चुकी है, 64 वोट्स इन फेवर, कैसे देख रहे हैं आप सर? ये एक जो जुडिशल नॉमेनक्लेचर है वो जो अब तब्दील होने जा रहा है, अब कौन, डिबेट ये छिड़ गई है कि अब कौन सुप्रीम होगा? ये जो एक बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट फोरम जो है वो आ गया है, और जो कि एक आईनी अदालत का है, और तमाम जो आईनी मामलात हैं उनको अब आईनी अदालत ही सुनेगी। ये मामलात किस तरफ हमें लेकर जा रहे हैं इस मुल्क की जुडिशरी को? जी देखें, दो चीजें हैं इस आईनी तरमीम में। एक तो अदलिया के हवाले से है, वहां तो बड़ा क्लियर है कि इसमें सवाल तो अब नहीं रहा इस अमेंडमेंट में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा भी खत्म कर दिया गया है। ये वाज़े तौर पे लिखा गया है कि जो वफाकी आईनी अदालत होगी उसके फैसले सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग होंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और जो भी पिछले 70 साल में जितने भी तमाम फैसले दिए हुए हैं वो वफाकी आईनी अदालत पे लागू नहीं होंगे। तो ऑब्वियसली सुप्रीम तो फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही होगी। और ये भी वाजे कर दिया है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो पहली बैच होगी चीफ जस्टिस और बकाया जजेस की, वो उनकी तादाद जो है वो सदर साहब उसका तयन करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब की एडवाइस के साथ। जी, और जो उसमें तमाम जो जजेस होंगे चीफ जस्टिस समेत उनकी तकर्री जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की ईमा पे होगी। तो मैं समझता हूं कि आजाद अदलिया का तो तसव्वुर भी इस मुल्क में खत्म कर दिया गया है। दूसरी चीज जो इस आईनी तरमीम के तहत हुई है, उसमें मैं समझता हूँ सिविलियन सुप्रेमेसी का जो कॉन्सेप्ट था वो आर्टिकल 243 में जो तरामीम हुई हैं उससे वो भी खत्म हुआ है। उसको भी एक बहुत बड़ा एक ब्लो मिला है। ये जो लाइफ टाइम तकर्रियों की बात है, और ये कहना कि जो आर्मी चीफ होगा वो बेसिकली गवर्नमेंट की ईमा पे नहीं निकाला जा सकता, बल्कि पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत से ही निकाला जा सकता है। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। फवाद साहब, क्योंकि सियासतदान आज भी हमें बता रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस, लेजिस्लेटर्स, के ये जो तरमीम है वो पाकिस्तान की सलामती के लिए की गई है। आज सेनेटर फैसल जो सैफुल्लाह अब्रो साहब हैं, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस जब उन्होंने ये ऐलान किया अपने मुस्ताफ़ी होने का, साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब 26वीं आईनी तरमीम का प्रोसेस था तो उनके 10 मेंबर्स उठा लिए गए थे, जिस पर कोई भी नहीं, किसी ने भी बात नहीं की, किसी ने कुछ बोला नहीं। आज उनके वोट से बहरहाल ये तरमीम ऐवान बाला से मुमकिन बनी है, ये मंजूर हुई है। इस जमहूरियत के बारे में फवाद साहब क्या कहेंगे कि जिसमें हमें बताया जा रहा है कि ये जो कमियां थी और जो वीकनेसेस थी आइन की, उसको दूर करने के लिए ये तरमीम बड़ी जरूरी थी? देखिए, पहली बात तो ये कि जमहूरियत तो पाकिस्तान में जब से नो कॉन्फिडेंस मूव हुई है उस वक्त के बाद से अब तक जमहूरियत का पाकिस्तान में कोई ऐसा इल्ज़ाम भी कोई नहीं लगाता। तो ये तो देखिए ना, आइन में तरामीम जो है या हो या ना हो, आपने देखा लोगों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो पहले आइन में लिखा गया है चीजें वो कौन सी इम्प्लीमेंट हो गई हैं। तो खाली लिख देने से तो चीजें होता नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर पाकिस्तान का आर्टिकल जो 2 है आइन का, वो कहता है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, और उसको इस्तेमाल करेंगे चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। जहां पे पूरा इलेक्शन ही बदल जाए तो उसको आप क्या कहेंगे कि आर्टिकल 2 पहले लिखा हुआ था उसका क्या बना। फिर आइन में लिखा हुआ था कि असेंबली टूटेगी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। खुद इस सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, जो अब लेटर्स भी लिख रहे हैं हमारे, जैसे मंसूर शाह साहब वगैरह, दरमिन अल्लाह साहब वगैरह, उन्होंने मिलके वो इलेक्शन सबोटाज कर दिए, यानी 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद आइन में जो बुनियादी हकूक हैं वो तो खैर बिल्कुल ही मिलिया मेट हो गए, समझ ही नहीं आई गए किधर। कोई भी अब तो
लगता है जानवरों के हकूक ज्यादा है इंसानों से ज्यादा इस मुल्क में। पिछले दिनों से आप देख लें 1000 आदमी तो पुलिस मुकाबलों में मार दिया गया है, और लाहौर हाई कोर्ट बिल्कुल उसके ऊपर बॉदर ही नहीं है। सो पाकिस्तान के अंदर आइन की कोई एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही। दुनिया में जो आइन है ये लीगल डॉक्यूमेंट से ज्यादा एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, और आपकी पॉलिटिक्स ही यहाँ पे जो है वो एक हाईजैक हो चुकी है। तो जब तक आपकी पॉलिटिक्स, ये एक रिएक्शनरी अमेंडमेंट्स हैं, लोगों को लग रहा है जो हुकूमत में है कि हमें इम्यूनिटी और मिल जाएगी तो हमें बच जाएंगे, ये चीजें हो जाएंगी। डर एक इमरान खान का जो है वो भी जाहिर है कि बड़ा ज्यादा है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। जब तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नॉर्मलाइज नहीं होती, हम पाकिस्तान का लीगल प्रोसेस नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बनी है, ये 2002 में जब कॉन्सेप्ट आया था तो इसलिए था कि पीसीओ जजेस लगे हुए थे, और नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि इसके ऊपर हमें जजेस चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो। अब तो कोई ऐसा इशू नहीं था, अब तो इन जजेस को लगा के इस हुकूमत का कौन सा काम रुक रहा था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से, कि अब तो सिवाय इसके कि आपने 4 बाबे अकोमोडेट करने हैं और तो कोई पर्पस ही नहीं लग रहा। और वो तो क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को राइट, पर कोड बना वो जिस तरह बताए थे जुडिशियल एक्टिविज्म को रोकने के लिए, और जो ट्रांसग्रेशन नजर आती थी माजी में जजेस की जानिब से, तो वो उस तमाम को मद्देनजर रखते हुए ये रिफॉर्म बड़ा जरूरी था जो हमें बताया जा रहा है। अल्टीमेटली तो पॉलिटिकल, ये इसका जो जुडिशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, अब तो पार्लियामेंट की हैसियत ही खत्म हो गई ना। राइट, मैं जब फवाद आपने साहब 9 या 11 लोग बना देने हैं, उन्होंने फैसले करने हैं, तो पार्लियामेंट ने क्या करना है? राइट, बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, ये जो गुफ्तगू हो रही है जो जजेस ट्रांसफर से मुतालिक भी एक जो मैकेनिज्म था, हमें फारूक इचनाइक साहब ने, आपको पता है कि इसमें बहरहाल ये अमेंडमेंट में पहले था कि जज जो है वो अपने ट्रांसफर से मुतालिक इनकार अगर करता है तो उसको रिटायर तस्वुर किया जाएगा, बट फिर लेटर फारूक इचनाइक साहब ने ये बताया कि अब उसके खिलाफ एक रेफरेंस भी दायर किया जाएगा और उसे फर्दर पीनलाइज किया जाएगा। तो इस तरह से आपके ख्याल में ये कानून साजी जो है ये पूरी अल्ट्रा वायरस नहीं है कि, और ये खिलाफ आइन नहीं है कि ना उससे पूछा जा रहा है, उसका कॉन्सेंट नहीं है, और उल्टा उसके ऊपर जो है उसको मजीद रेफरेंस का भी सामना करवाया जाएगा, उसके खिलाफ जो है वो एक्शन भी एक लिया जाएगा? देखें, इसमें जो तरीकेकार जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं वो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कैसे करती हैं। आपको पता है इवन ब्यूरोक्रेट्स की बड़ी सर्विस की बड़ी प्रोटेक्शंस हैं, मुश्किल होता है उनको फौरी तौर पे कहीं निकालना। तो गवर्नमेंट्स का तरीकेकार ये होता है, मिनिस्टर्स का तरीकेकार ये होता है कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट है वो उनकी मर्जी पे नहीं चल रहा, तो वो किसी को कराची से उठा के उसको कश्मीर में ट्रांसफर कर देंगे, पोस्टिंग वहां लगा देंगे। उसको अगर कोई चीफ सेक्रेटरी है तो उसको ओएसडी लगा देते हैं। तो ये ही एक तरीका गवर्नमेंट्स के पास ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करने का होता है, और वही तरीका जो है वो उन्होंने अब आइन में हाई कोर्ट के जजेस के लिए डाल दिया है। और कॉन्सेप्ट यही है कि ब्यूरोक्रेट्स में तो चलें, ब्यूरोक्रेट्स का फर्ज होता है कि जो भी सियासी हुकूमत है उसकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे। मगर अब यही होगा कि हाई कोर्ट के जजेस भी और वफाकी आईनी अदालत के जजेस भी जो हैं वो हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं वो अवाम पे नाफिज कर रही होंगी। मगर एक चीज मैं यहाँ ऐड करूंगा, जो फवाद साहब ने जो बात की आइन के बारे में कि इट इज अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट, और ये बात बिल्कुल सही है कि ये एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। और जब ये बना भी था 1973 का आइन, तो वो ईस्ट पाकिस्तान के वाक़े के बाद सारी पार्टीज के कंसेंसस से बना था, जिसकी वजह से इसकी एक रेजिलियंस थी इस डॉक्यूमेंट की। ठीक है, कुछ हो सकता है अवाम उसकी शिकों को जानती हो या नहीं जानती हो, मगर उसकी एक पॉलिटिकल एक कंसेंसस उसके बारे में था, जिसकी वजह से ना जनरल जिया उसको खत्म कर सके, ना जनरल मुशर्रफ उसको खत्म कर सके। वो जो तरामीम भी लाए थे अपने मार्शल लॉ के टेन्योर्स में, वो रिवर्स हुई। यहाँ अब ये जो इन्होंने फंडामेंटल चेंज कर दिया है उसके बेसिक स्ट्रक्चर में, उसके बुनियादी ढांचे में, ये एक जैसे भी अब आप इस पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी पे नेचुरली सवाल तो उठा सकते हैं, मगर बहरहाल सिविलियन एक पार्लियामेंट ने
और पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है। मैं समझता हूं इसके जो लॉन्ग टर्म रिपरकशंस होंगे, जो कंसेंसस एक बना था जैसी भी थी, उसमें तनकीद भी होती है 1973 के आईन के बारे में वगैरह सब जो भी था, मगर वो जो पॉलिटिकल कंसेंसस है वो अब शैटर होगा। तो जब भी ये रिवर्स होने को हालात बदलेंगे और नेचुरली टेन्योर गवर्नमेंट्स कम गो एटसेट्रा, लोग भी कोई मुस्तकिल तो नहीं रहते, मगर जब ये हालात बदलेंगे तो फिर आपको नए सिरे से किसी नए डॉक्यूमेंट पे कंसेंसस बनाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ 73 का आईन ही जो है वो इतना डिस्क्रेडिट हो गया है कि उसका चलना मुश्किल है। राइट। और बैरिस्टर साहब, जाते जाते आप ये भी जरूर बता दें, देन आई मूव टू फवाद, कि ये जो आप लोग ने खत लिखा है आज चीफ जस्टिस साहब को, आपको लग रहा है बीइंग द कस्टोडियन ऑफ द इंस्टीट्यूशन चीफ जस्टिस साहब विल कॉल अ फुल कोर्ट मीटिंग, उस तरफ आएंगे और जो डिलिब्रेशंस और डिबेट की इवन लेजिस्लेटर्स बात करें कि उन्होंने बहुत मशावरत की है, जुडिशरी में भी ये हमें होती हुई दिखाई देगी? जी देखें, वो खत तो हमारे दोस्त ने लिखा था, उन्होंने हमसे कहा, हमने साइन कर दिया। आई बिलीव वो चीफ जस्टिस साहब को बिल्कुल एक फुल कोर्ट की मीटिंग बुला लेनी चाहिए, बट फ्रैंकली आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ये फुल कोर्ट तो उनको जो जब 26वीं तरमीम आ रही थी उस वक्त भी कॉल करना चाहिए था। मैं समझता हूं शायद वो यही अपने लिए एजाज समझते हैं दैट आई विल बी द लास्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और मेरे बाद ना कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा और ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट होगी। राइट। बैरिस्टर साहब, थैंक यू। आई एम टोल्ड आपकी आगे भी कमिटमेंट है। फवाद साहब, आप ये बात, आप गुफ्तगू सुन रहे थे बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब की, चीफ जस्टिस साहब आपको लगता है वो खामोश ही रहेंगे इस पूरे फेस के दौरान और उनकी खामोशी महंगी साबित होने जा रही है? वकील तो उनके साथ खड़े नहीं हुए, मीडिया उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, सोसाइटी खड़ी नहीं हुई, तो जजों ने फिर यही सोचा कि हमें तनख्वाहें मिल रही हैं तो हमें क्या जरूरत है इससे ज्यादा आगे जाने। देखिए, एट द मोमेंट सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान में एक बड़ा लल है, एक कब्रिस्तान जैसी खामोशी है, और ये खामोशी कितनी देर कंटिन्यू करती है हमें पता नहीं है। अक्लमंद सोसाइटीज, अक्लमंद ममालिक तो फ्रेंकली इतने फासले पे नहीं रहते, हुकूमतें और अवाम। हमारे यहाँ बहुत फासला हो गया है, और लेट्स सी कि ये इसको आगे कैसे जो है वो हम चलते हैं। फिलहाल तो जो आइन वगैरह है उसकी डिबेट इसलिए सिर्फ एकेडमिक अहमियत रखती है, प्रैक्टिकल अहमियत तो उसकी नहीं है। सो जो ये खत भी लिखा है, जाहिर है ये भी एक डेफ ईयर्स पे जाएगा, कोई उस पर अमल दरामद नहीं होना। एंड यू ऑल्सो फील कि ये जो थ्रेशोल्ड था, जो कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो जुडिशल थ्रेशोल्ड था, जो बहुत नीचे चला गया था, हमें बताया जाता था, वो अब जमीन बोस हो गया, गायब हो गया है? तो सुप्रीम कोर्ट ही उन्होंने खत्म कर दी ना। अब तो देखिए, अदालत ही खत्म कर दी उन्होंने, तो उसके बाद क्या वहां पे तो अब कुछ रह ही नहीं गया। उन्होंने क्या रिस्पांस देना है? कोई रिस्पांस वाली बात तो है नहीं। सो आई थिंक फिलहाल तो ये जो नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से किया है, एट द मोस्ट उनकी पॉलिटिक्स तो पहले ही नहीं है। आपने देखा ही है कि आप देखिए 18 सीटों के ऊपर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए, 27 सीटों के ऊपर आप प्रेसिडेंट बन जाए, तो फिर आपकी मॉरल अथॉरिटी तो फिर वैसी ही होगी ना जिस तरह से आप आए हैं। तो यही चीज हमने देखी है जो पाकिस्तान में हुआ है। और फिर आज की एपिसोड फवाद साहब, जो 3 वोट्स इनको इतनी तगो-दो के बाद जो बता रहे थे कि हम बड़े कंफर्टेबल हैं, नंबर्स हमारे पास पूरे हैं, 3 वोट्स इनको फिर भी इतनी तगो-दो के बाद जो है वो लेने पड़े। हाउ बैडली डज दिस रिफ्लेक्ट ऑन दिस एंटायर वोटिंग प्रोसेस, जहां पे मैंने सैफुल्लाह अबरू साहब का भी जिक्र किया कि वो अगर बोल रहे हो फ्लोर ऑफ द हाउस कि मैं मुस्ताफी होता हूं, मेरे लोग उठा लिए फैमिली के, ये क्या बता रहा है हमें? नहीं, वो यही मैं कह रहा हूँ ना कि जब उन्होंने ये सब कुछ हो रहा है, वो तो हमारे सामने हो रहा है, और इस वक्त एक जो है वो लाठी गोली की सरकार है ना। कोई सरकार हमारे यहाँ कोई लेजिटिमेट सरकार तो है नहीं, तो लाठी गोली की सरकार में तो फिर यही होता है जो आपके सामने हो रहा है। या तो पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो अल्टीमेटली रिवॉल्ट करेगी, और वो पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान चाइना नहीं है, ये नॉर्थ कोरिया भी नहीं है, अब एक्चुअली बांग्लादेश भी नहीं है, क्योंकि उन मुल्कों में एक कौम है, जुबान एक बोली जाती है, मजहब भी तकरीबन एक जैसे हैं। हमारे यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है, हमारे तो इतनी डाइवर्सिटी है, हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सब नेशनलिज्म है, हमारे यहाँ जुबानें इतनी ज्यादा हैं, हमारे यहाँ रिलीजन की डेफिनेशन हर 20-25 मील के बाद बदल जाती है। सो ये बड़ी डाइवर्स मुल्क है, और सिवाय इंडिया और अमेरिका के
वो ही दो मिसालें हैं जो पाकिस्तान जिनको फॉलो कर सकता है इतनी डाइवर्सिटी के साथ, जो जमहूरियत की वजह से आगे गई और कामयाब हुई। ये हमारी जो सोसाइटी है उसमें दो ही तरीके हैं ना, या तो एक डायलॉग हो और हम डायलॉग के जरिए जो चीजें हैं उनको नॉर्मलाइज कर सकें, जो आप और अगर कोशिशें डायलॉग नहीं आप होता तो कोशिशें भी कर रहे हैं, अभी लेटली मुलाकातें भी कर रहे हैं, आपको लगा है इस पूरे 27वीं आईनी तरमीम के बाद ये टेम्परेचर्स एस्केलेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आपकी कोशिशें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ सेंस नॉक कर सकेंगी इनमें? देखिए, अब ये तो देखते हैं कि अपना रवैया क्या होता है, और अगर इसके बाद ये समझा जाता है कि नहीं, अब तो हमें बिल्कुल ही जरूरत नहीं है डायलॉग की और हम डेसिमेट कर देंगे अपोजिशन को, तो फिर उसके अपने जो है वो असरात होंगे जो आपको नजर आएंगे। और अगर ये हो सकता है कि नहीं, अब तो हमने काफी कुछ कर लिया है, तो अब हमें टेम्परेचर नीचे करना चाहिए, उसके फिर अपने असरात होंगे। तो फिलहाल यू कांट से कि थिंग्स किधर जाएंगी। फवाद साहब, आज की तकारीर से स्पेशली राजा परवेज अशरफ साहब की फ्लोर ऑफ द हाउस बड़ी हार्ड हिटिंग स्पीच थी, जिसमें बार बार 9 मई का इनको ताना भी दिया जा रहा है ऑपोजिशन को, और बोला जा रहा है बाकायदा तौर पे कि आपके साथ जो है जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है, बल्कि इससे और भी सख्ती से आपसे निपटा जाए। सो कहीं नजर नहीं आ रहा, गवर्नमेंट का तो काम होता है कि वो केओस को कम करे, बहरानों को खत्म करने के लिए वो तो मिल के चलने मांग रही होती है। नहीं, वो तो मेरे ख्याल जरदारी साहब की जो इम्यूनिटी है उससे परेशान है, क्योंकि जिस किस्म की क्रिटिसिज्म, और स्पेशली जब शहबाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया कि इम्यूनिटी लेने से, तो उनके ऊपर बड़ा प्रेशर आ गया। थोड़ा बहुत जो एक मॉरल चीज है, फिर इंसान को अपना ज़मीर अंदर से तो मलामत करता है ना। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी, राजा परवेज अशरफ साहब उस अपने जो अंदर का एक आई वुड से कि जो एक है आवाजें, उनके लिए वो इस तरह की तल्ख बातें ऊपर से कर रहे हैं। अंदर से तो वो भी बड़े शर्मिंदा होंगे कि हमने क्या हरकतें की हैं। और जाहिर है, अगर भुट्टो का आइन है तो सबसे बड़ी अगर भुट्टो का आइन अमानत थी, तो सबसे बड़ी इसमें खयानत जो है वो तो पीपल्स पार्टी ने की ना आज, जिन्होंने, जिस तरह बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा आपको, कि उन्होंने तो एक मुश्तरका मुत्तफिका आइन जो है उसकी बुनियाद ही हिला दी। तो अगर आज आप जरदारी साहब ने और बिलावल जरदारी साहब ने और इन लोगों ने मिलके जो बेनजीर भुट्टो के साथ और जुल्फकार अली भुट्टो के साथ जो सबसे बड़ी लेगेसी थी भुट्टो की, अगर उसको तबाह किया है, तो वो जाहिर है वो बराबर के हिस्सेदार हैं। राइट, थैंक यू सो मच फवाद साहब, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।